आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त वीडियोस। अब तक आपने YouTube पर सादत हसन मंटो के कई अफसाने देखे, पढ़े और सुने, लेकिन अब हम एक नए सिलसिले की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम अफसाने के साथ साथ उनके तज़किरे भी पेश करेंगे। इसकी सिलसिले की पहली कड़ी में हम आपके सामने मंटो के दो अफसाने अंजाम बखैर और लाइसेंस पेश करने जा रहे हैं, जिसका मुश्तरका तज़किरा किया है जनाब असलम परवेज़ साहब ने, जो इन दो अफसानों के बाद के वीडियो में पेश किया जाएगा। पहला अफसाना अंजाम बखैर आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं जनाब वासिल खान साहब। वासिल खान साहब पिछले 10 सालों से मुंबई में मुकीम हैं और थिएटर से वाबस्ता है। फिलहाल वो मशहूर फिल्म आर्टिस्ट और स्टेज आर्टिस्ट पंकज कपूर के साथ थिएटर कर रहे हैं। आइए आप भी इस अफसाने से महसूस होइए। मंटो का अफसाना अंजाम बखैर, बज़ुबानी वासिल खान साहब। आदाब, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मंटो की लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है अंजाम बखैर। तो सुनिए। बंटवारे के बाद जब फिरका वाराना फसाद बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से ज़मीन रंगी जाने लगी, तो नसीम अख्तर ने, जो दिल्ली की नौखेज़ तवाइफ थी, अपनी बूढ़ी माँ से कहा, चलो माँ, यहाँ से चलें। बूढ़ी नायिका ने अपने पोपले मुंह में पानदान से छालियों के बारीक बारीक टुकड़े डालते हुए नसीम अख्तर से पूछा, कहाँ जाएंगे बिटिया? पाकिस्तान। ये कहकर नसीम अख्तर अपने उस्ताद खान साहब अच्छन खान से मुखातिब हुई। खान साहब, आपका क्या ख्याल है? यहाँ रहना अब ख़तरे से खाली नहीं? खान साहब ने नसीम अख्तर की हाँ में हाँ मिलाई। तुम ठीक कहती हो, बाई जी को मना लो तो हम सब चलते हैं। नसीम अख्तर ने अपनी माँ से बहुतेरा कहा, चलो यहाँ से, अब यहाँ हिंदुओं का राज होगा और वो लोग कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे। बूढ़ी नायिका ने कहा, तो क्या हुआ, हमारा धंधा तो हिंदुओं की ही बदौलत चलता है और तुम्हारे चाहने वाले भी सब के सब हिंदू ही हैं, मुसलमानों में रखा ही क्या है? ऐसा ना कहो माँ, उनका मज़हब और हमारा मज़हब एक नहीं है। कायदे आज़म साहब ने इतनी मेहनत से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है, हमें अब वहीं रहना चाहिए। मांडो मिरासी ने अफीम के नशे में अपना सिर हिलाया और गुनूदगी भरी आवाज़ में कहा, छोटी बाई, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। क्या बात कही है तुमने, मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी कब्र पाकिस्तान में बने तो मेरी रूह हमेशा खुश रहेगी। दूसरे मिरासी भी तैयार हो गए, लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी और बाला खाने पर उसी का हुक्म चलता था, इसीलिए सब खामोश हो गए। बड़ी बाई ने सेठ गोविंद प्रकाश की कोठी पर आदमी भेजा और उसके आने पर कहा, मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है, पाकिस्तान जाना चाहती है। मैंने उसे समझाया है कि वहाँ क्या धरा है, यहाँ आप जैसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं, वहाँ जाके तो हम उपले थापेंगे, आप एक कर्म कीजिए। सेठ गोविंद प्रकाश यूँ तो बड़ी बाई की बातें सुन रहा था, मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एकदम चौंक कर उसने बड़ी बाई से पूछा, तुम क्या चाहती हो? हमारे कोठे के नीचे 2-3 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा करवा दीजिए, ताकि मेरी बच्ची का सहम दूर हो सके। सेठ ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी जाकर सुपरिंटेंडेंट पुलिस से मिलता हूँ, शाम से पहले पहले तुम्हारे कोठे के नीचे सिपाही मौजूद होंगे। बड़ी बाई ने सेठ को बहुत दुआएं दी। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, हम आज अपनी नसीम अख्तर का मुजरा सुनने आएंगे। बड़ी बी ने ताज़िमन कहा, हाय जमजम आइए, आपका अपना घर है, बच्ची को अपनी कनीज़ समझिए, खाना यहीं खाइएगा। नहीं, मैं आजकल परहेजी का खाना खा रहा हूँ। ये कहकर सेठ अपनी तोन पर हाथ फेरता हुआ चला गया। शाम को बड़ी बी ने चांदनियाँ बदलवाई, गांव तकियों पर नए गिलाफ चढ़वाए, ज़्यादा रोशनी वाले बल्ब लगवाए और अपने नौकर को सेठ गोविंद प्रकाश के लिए आला किस्म के सिगरेट का डिब्बा लाने भेज दिया। थोड़ी ही देर के बाद नौकर हवाश बाख्ता हाँफता कांपता वापस आ गया। उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। आखिर जब वो कुछ देर के बाद संभला तो उसने बताया कि चौक में 5-6 सिखों ने एक मुसलमान ख्वांचा फरोश को किरपानों से उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला है। जब मैंने ये सब देखा तो सिर पर पांव रखकर भागा और यहाँ आके दम लिया। नसीम अख्तर ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से खान साहब अच्छन खां उसे होश में लाए। वो बहुत देर तक निढाल रही और खामोशी से खला में देखती रही। आखिर उसकी माँ ने कहा, खून खराबे होते ही रहते हैं,
کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوتے تھے؟ ماں کے دم دلاسا دینے سے وہ سنبھل گئی تو اس کی ماں نے پھر بڑے دلار اور پیار سے کہا، اٹھو میری بچی، جاؤ پشواس پہنو، سیٹھ صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اس نے بادلے نخواستہ پشواس پہنی، 16 سنگار کیے اور مسند پر بیٹھ گئی۔ اس کا جی بھاری بھاری تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس مقتول خوانچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ پر جم گیا ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زرق برق پشواس کی جگہ سادہ شلوار قمیض پہن لے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے کہا، خدا کے لیے میری بات سنو اور بھاگ چلو یہاں سے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ اس کی ماں نے جھنجھلا کر کہا، ہم پر کیا آفت آنے لگی؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اس غریب خوانچہ فروش نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ بگاڑنے والے الٹے بچ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں وہ جنہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ایسے حالات میں کس کا دماغ درست رہ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بالکنی میں کھڑی ہو گئی اور نیچے بازار میں دیکھنے لگی۔ اسے بجلی کے کھمبے کے پاس 4 آدمی کھڑے دکھائی دیے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ اس نے خان صاحب اچن خاں کو بلایا اور اشارے سے وہ چاروں آدمی دکھائے۔ ایسا لگتا ہے وہ وہی سپاہی ہیں جن کو بھیجنے کا وعدہ سیٹھ صاحب کر گئے ہیں۔ خان صاحب اچن خاں نے ان آدمیوں کو اپنی چوندھی آنکھوں سے باغور دیکھا۔ نہیں، وہ سپاہی نہیں ہیں۔ سپاہیوں کی تو وردی ہوتی ہے، مجھے تو وہ گنڈے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ گنڈے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لو، وہ تمہارے کوٹھے کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ دیکھو نسیم، تم اوپر چھت پر چلی جاؤ، میں بھی آتا ہوں، مجھے دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے۔ وہ چپکے سے ماں کی نظر بچا کر چھت پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب اچن خاں اپنی چوندھی آنکھیں جھپکاتے آئے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہی جس کا مجھے ڈر تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے سیٹھ گوبند پرکاش نے کار بھیجی ہے اور بلایا ہے۔ بائی جی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ میں دیکھتی ہوں کہاں ہے نسیم، شاید غسل خانے میں ہو۔ آپ رکیے، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ ان گنڈوں میں سے ایک نے کہا، تمہیں کیا سیٹھ شہد لگا کے چاٹیں گے؟ بیٹھے رہو جہاں بیٹھی ہو، خبردار جو یہاں سے ہلی، ہم خود تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان گنڈوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو کھسک آیا۔ وہ حواش کھو بیٹھی۔ اب کیا کیا جائے؟ خان صاحب اچن خاں نے اپنا سر کھجلایا اور کہا، دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں یہاں سے فوراً نکل بھاگنے کی۔ اور ماں؟ بھائی جی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو اللہ کے حوالے کر کے خود نکل بھاگنا چاہیے۔ اوپر چارپائی پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے ان کو گانٹھ دے کر ایک رسہ سا بنایا اور مضبوطی سے ایک کنڈے کے ساتھ باندھ کر دوسری طرف گلی میں لٹکا دیا۔ نیچے لانڈری کی چھت تھی۔ اگر ہم لانڈری کی چھت پر اتر جائیں تو آگے راستہ صاف ہوگا۔ لانڈری کی چھت کی سیڑھیاں دوسری طرف ہیں، ان کے ذریعے ہم طبیلے تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے سائز کے تانگے میں جو مسلمان ہیں سیدھا اسٹیشن کا رخ کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے ترکیب بتائی۔ نسیم اختر نے بڑی بہادری دکھائی، دھیرے دھیرے نیچے پھسلتی ہوئی لانڈری کی چھت پر کود پڑی۔ خان صاحب اچن خاں بھی بحفاظت تمام اتر آئے۔ دونوں لانڈری کی سیڑھیاں طے کر کے طبیلے میں پہنچ گئے۔ سائز اتفاق سے تانگے میں گھوڑا جوت رہا تھا۔ دونوں تانگے میں بیٹھے اور انہوں نے اسٹیشن کا رخ کیا۔ راستے ہی میں انہیں مسلح فوجی مسلمانوں کا ملٹری ٹرک مل گیا جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال کر محفوظ مقاموں پر پہنچا رہا تھا، اور جو مسلمان پاکستان جانا چاہتے تھے انہیں اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتا تھا۔ تانگے سے اتر کر وہ ٹرین میں بیٹھ گئے اور چند ہی منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ٹرین تیار تھی، ان کو اچھی جگہ مل گئی اور وہ باخیریت لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں وہ قریب 1 مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے۔ نہایت قسم پرسی کی حالت میں پھر وہ شہر چلے آئے۔
नसीम अख्तर के पास काफ़ी जेवर था जो उसने उस रात पहना था जिस रात सेठ गोविंद प्रकाश उसका मुजरा सुनने आ रहा था। उसने सारा जेवर उतार कर खान साहब अच्छन खां के हवाले कर दिया था। जब वो वाल्टन कैंप छोड़कर शहर आए तो उन्होंने कुछ जेवर बेचकर एक सस्ते से होटल में रहना शुरू कर दिया और मकान की तलाश जारी रखी। आखिर बदिक्कते तमाम उन्हें हीरा मंडी में एक मकान मिल गया जो अच्छा खासा था। हीरा मंडी में उठ आने के बाद खान साहब अच्छन खान ने नसीम अख्तर से कहा, गद्दे और चांदनियाँ वगैरह खरीद लेते हैं और तुम बिस्मिल्लाह करके मुजरा शुरू कर दो। नसीम अख्तर ने कहा, नहीं खान साहब, मेरा जी उकता गया है। मैं तो इस मकान में भी रहना पसंद नहीं करती। किसी शरीफ मोहल्ले में कोई छोटा सा मकान तलाश कीजिए कि मैं वहाँ उठ जाऊँ। मैं अब खामोश ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। खान साहब को बड़ी हैरत हुई। क्या हो गया है तुम्हें? बस जी उचाट हो गया है। मैं ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हूँ। दुआ कीजिए खुदा मुझे साबित कदम रखे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मस न हुई। एक दिन उसने खान साहब से साफ कह दिया कि वो शादी करना चाहती है और अगर किसी ने उसे कबूल न किया तो वो उम्र भर कुंवारी रहेगी। खान साहब अच्छन खां बहुत हैरान हुए कि नसीम अख्तर में ये तब्दीली कैसे आई। फसादात तो इसका बायस नहीं हो सकते। फिर क्या वजह है कि वो मुजरा तर्क करने पर तुली हुई है और शादी करके शरीफाना ज़िंदगी बसर करना चाहती है। उन्होंने कई बार सोचा। जब वो नसीम अख्तर को समझा समझा कर थक गए तो उन्होंने उसे एक मोहल्ले में जहाँ शूरफा रहते थे एक छोटा सा मकान किराए पर ले दिया और ख़ुद एक मालदार तवायफ को तालीम देने की गरज से हीरा मंडी के कोठे पर उठ गए। नसीम अख्तर ने थोड़े से बर्तन खरीदे, एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी। उसने एक छोटे से लड़के को नौकर रख लिया और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगी। पांचों नमाजें पढ़ती, रोज़े आए तो उसने सारे के सारे ही रखे। एक दिन वो गुसल खाने में नहा रही थी कि गैर इरादी तौर पर अपनी सुरीली आवाज़ में गाने लगी। उसके यहाँ एक औरत का आना जाना था। उसको मालूम नहीं था कि वो औरत शरीफों के मोहल्ले की फाफा कटनी है। शरीफों के मोहल्ले में कई घर तबाह बर्बाद कर चुकी है। कई लड़कियों की इस्मत औने पौने दामों बिकवा चुकी है। जब उस औरत ने, जिसका नाम जनते था, नसीम अख्तर की सुरीली और मंझी हुई आवाज़ सुनी तो उसको माअन ख्याल आया कि ये लड़की जिसका आगा है ना पीछा बड़ी मार्के की तवायफ बन सकती है। बड़ी मार्के की तवायफ बन सकती है। बस उसने नसीम अख्तर पर डोरे डालने शुरू कर दिए और कई सब्ज़बाज बाग दिखाए, मगर नसीम अख्तर उसके काबू में ना आई। आखिर एक रोज़ थक हार कर उस औरत ने नसीम अख्तर को गले से लगा लिया और चटपट बलाएं लेना शुरू कर दी। जीती रहो बेटा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम 16 आने पूरी उतरी हो। नसीम अख्तर की आंखें भीग गईं। उसने जनते को बता दिया कि वो शादी करना चाहती है, इसलिए कि एक यतीम कुंवारी लड़की का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। जनते ने कहा, बेटा ये क्या मुश्किल है? मैंने सैकड़ों शादियां कराई हैं और सबकी सब कामयाब रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें हस्बे मंशा मियाँ मिल जाएगा जो तुम्हारे पाँव धो धो कर पिएगा। जनते कई रिश्ते लाई मगर उसने किसी रिश्ते की भी कोई ख़ास तारीफ ना की। आखिर में वो एक ऐसा रिश्ता लाई जो उसके कहने के मुताबिक फरिश्ता सीरत और साहिबे जायदाद था और उम्र का भी ज़्यादा नहीं था। नसीम अख्तर मान गई। तारीख मुकर्रर की गई और आखिर उसकी शादी अंजाम पा गई। वो खुश थी कि उसका मियाँ बहुत अच्छा है और उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता है। एक दिन उसके होशो हवास गुम हो गए जब उसने दूसरे कमरे में बैठी हुई औरतों की आवाज़ें सुनी। उसने दरज में से झांक कर देखा कि उसका मियाँ दो बूढ़ी तवायफों से उसके मुताल्लिक बातें कर रहा है। जनते भी पास बैठी है और सब मिलकर उसका सौदा तय कर रहे हैं। उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। बहुत देर तक वो रोती और सोचती रही। आखिर वो उठी,
اپنی پشواز نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھی اپنے استاد خان صاحب اچھن خان کے پاس پہنچی اور پھر اس نے مجرے کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا۔ ایک عجیب قسم کے انتقامی جذبے کے ساتھ وہ کھیلنے لگی۔ شکریہ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد منٹو کا دوسرا افسانہ لائسنس پیش کیا جائے گا، جسے سنائیں گی مشہور افسانہ نگار نگار اعظم صاحبہ، اور ان دونوں ویڈیو کے بعد تیسرا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا جو ان دونوں افسانوں کا مشترکہ تجزیہ ہوگا، جسے پیش کریں گے محمد حسن فیض صاحب۔ جب تک کے لیے شکریہ۔